सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और इसके पहले हमने कूलम्स लॉ की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कर रखी है और ये हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, सबसे पहले हम ये दो टाइप के चार्जेस लेंगे। पहला इज कैपिटल क्यू, दूसरा इज स्मॉल क्यू। अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। हाँ, दोनों का सिग्निफिकेंस, ये जो हमारा कैपिटल क्यू है दैट इज नोन एज द सोर्स चार्ज, और ये जो हमारा स्मॉल क्यू है दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? सी, कूलम्स लॉ दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो हम जो फोर्स निकालते हैं, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, एक सोर्स चार्ज पार्टिकल है। हमें सिर्फ ये समझना है कि कौन से चार्ज पे फोर्स निकालना है और कौन से चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है। आई विल एक्सप्लेन। जो भी हम फोर्स निकालते हैं, टेस्ट चार्ज का सिग्निफिकेंस है फोर्स इज कैलकुलेटेड ऑन इट। फोर्स इज कैलकुलेटेड ऑन इट मतलब सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स निकलता है दैट इज ओनली कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स निकल रहा है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सोर्स चार्ज क्या हुआ, जिसकी वजह से फोर्स निकालना है, फोर्स बाय विच। आप समझ सकते हो, सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स निकाला जाता है और किस पे निकाला जाता है, टेस्ट चार्ज पे निकाला जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। टेस्ट चार्ज मींस वो चार्ज जिस पे फोर्स कैलकुलेट किया जाता है, एंड सोर्स चार्ज मींस दैट चार्ज जिसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट किया जाता है। फाइन, इसकी वजह से इसके ऊपर, अगेन इसकी वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। फाइन, चलो अब इन सेम चार्जेस को इसे रहने देते हैं। आपको याद रखना, दिस इज द सोर्स चार्ज एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब इन सेम चार्जेस को हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख लेते हैं। फाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब एक नोट आपको याद रखना है, आर वेक्टर आपको पता होगा, हमने वेक्टर में पढ़ रखा है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। ऐसे देखा जाए आर कैप डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, बट हम आर वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं। सो आर वेक्टर हेड, आर वेक्टर का जो हेड होगा विल बी ऑन टेस्ट चार्ज। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है, आर वेक्टर का हेड उसी पे होगा। आई विल एक्सप्लेन। अब ये हमारा ओरिजिन है 0,0। अब इससे हम इससे कनेक्ट करेंगे एक आर वेक्टर से, और एक आर वेक्टर से स्मॉल क्यू को कनेक्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। हाँ, फाइन। सो ये हमारा पहला, लेट्स से R1 वेक्टर। फाइन, ये हमारा दूसरा, ये था हमारा टेस्ट चार्ज, ये हमारा दूसरा डायरेक्शन वेक्टर था दैट इज R2 वेक्टर। अब बारी आती है इस नोट की, जो R वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बाद में हम इसी का कैप लेंगे, आर कैप, जो हमें आर डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, बट अभी हम पूरे वेक्टर की बात करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का हेड विल बी ऑन टेस्ट चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में, दैट मींस इधर से इस डायरेक्शन में। ये था हमारा टेस्ट चार्ज। अब देख सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हेड है हमारे टेस्ट चार्ज पे, एंड दिस इज आर वेक्टर। यहां तक क्लियर है? ओरिजिन से सोर्स चार्ज का डिस्टेंस R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ओरिजिन से टेस्ट चार्ज का R2, और सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच में R वेक्टर। फाइन, यहां तक क्लियर है? चलो
अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ रखा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो F इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी K 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ रखा है। Q1 Q2, Q1 क्या है हमारा सोर्स चार्ज, दैट इज कैपिटल Q। Q2 क्या है टेस्ट चार्ज, दैट इज स्मॉल q, और R स्क्वायर। अब R स्क्वायर मीन्स हम कौन सा लेंगे, R1 लेंगे, R2 लेंगे, R वेक्टर लेंगे, R वेक्टर लेंगे। चलो अब ये तो निकल गया हमारा फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो हमारा निकल गया फोर्स। अब हमें इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये तो एक तरफ से हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया, अब डायरेक्शन निकालना है हमें। सो हमने वेक्टर में पढ़ रखा है, मैंने अभी कहा भी था, किसी भी एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी को अगर हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें दैट विल बिकम अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड अपने पास है, डायरेक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है यहां तक, फाइन। अब हमारा आर वेक्टर, एक और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आर कैप, दिस सिग्निफाइज ओनली डायरेक्शन। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। कैसे लिख सकते हैं, क्या हमने पढ़ रखा है, आर कैप कैन बी रिटन एज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ऐसा क्यों, प्रूव भी कर लेते हैं। देखो ये आर वेक्टर है, दैट मीन्स उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है, दैट मीन्स उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो अगर ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हुआ तो खाली डायरेक्शन बचा, तो दैट मीन्स हमें डायरेक्शन ही निकालना है, हमें आर कैप ही निकालना है। तो हम आर कैप को ऐसे लिख सकते हैं, फाइन। लिखते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R वेक्टर, और R कैप को हमने लिखा है R कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, ये स्क्वायर होगा, सॉरी R स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत है। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आर कैप से मल्टीप्लाई किया डायरेक्शन के लिए, और आर कैप को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप देख सकते हो ये भी हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही है और ये भी हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही है। इसे और क्लियर करने के लिए हम मॉड में लिख देते हैं, इसे भी हम मॉड कर देते हैं। ये वैसे अंडरस्टूड है, ये आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही है। बाय आर स्क्वायर मीन सिर्फ हमने इधर मैग्नीट्यूड लिया था। सो ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो क्या इसे हम क्यूब कर दें, 2 और 1, क्या हम एक साथ लिख सकते हैं। अब देखो सॉल्व हो चुका है, बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, दैट इज कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए, फाइन। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर का क्यूब, और ऊपर में हमारे पास Q इंटू R वेक्टर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एक बार देख लो आप। नहीं दिक्कत है, चलो अब यहां पे वेक्टर का एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं, आर टारगेट माइनस आर सोर्स। टारगेट नहीं, इधर हमने टेस्ट लिया है। चलो क्या हम लिख सकते हैं आर वेक्टर को, आर टेस्ट माइनस आर सोर्स। याद करो वेक्टर में हम ऐसे ही लिखते थे, इधर हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, R2 माइनस R1।
वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखते हैं, टेस्ट माइनस सोर्स। इधर टेस्ट की तरफ जा रहा है R2, सोर्स की तरफ जा रहा है R1। सो क्या हर जगह हम R वेक्टर को लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर? यस। लिख के देखते हैं, क्या देखते हैं। सो फाइनली हमारा F electrostatic is equal to 1 by 4 pi epsilon naught QQ by R vector R2 vector minus R1 vector। नीचे इधर भी वही लिख देते हैं, that is R2 vector minus R1 vector। फाइन। और इसे अगर हम मॉड लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसका क्यूब। सो ये हमारा फाइनल कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो कोई दिक्कत है? हमारा फाइनल कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज F electrostatic is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q R2 minus R1 vector by 4 pi epsilon naught R2 vector minus R1 vector का whole cube and this will be mod। मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई कर रहा है and this is specifying vector form। ये देखो ये दोनों कट नहीं सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन वेक्टर ले लें, अगर हम आर आई कुछ डायरेक्शन वेक्टर ले लें तब अलग बात है। फिलहाल हम इसे नहीं काट सकते हैं, ये 1 ये 3 इधर काट के हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में, दिस इज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। सो हम ऐसे ही इसे लिखेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इतना ही था, इसका डेरिवेशन भी बस इतना ही था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। Find the ratio of electrostatic force by gravitational force for two electrons placed at some distance apart in air। और कुछ डेटा हमें गिवन है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन that is 1.6 into 10 to the power minus 19 और दूसरा हमें गिवन है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन that is 9.1 into 10 to the power minus 31। यूनिट पे लिख लो कुल। फाइन। 1.6 into 10 to the power 19 coulomb is the charge, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is the mass, and we are asked to find the ratio of electrostatic force by gravitational force for two electrons placed at some distance। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब Q1 is equal to Q2, M1 is equal to M2। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं इधर और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये क्या था? G F is equal to G M1 M2 by R square। So F is equal to Q1 Q2 सेम है, सो हम Q का स्क्वायर लिख देते हैं। इधर एक और assumption कर लेते हैं, Q1 is equal to Q2 is equal to is equal to Q
सी। लेट किया हमने, Q1 बराबर Q2 है तो दोनों को हम Q ले लेते हैं, KQ² बाय R²। इधर क्या होगा, M1 इंटू सेम है GM² बाय R²। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, F ग्रेविटेशनल। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया, Q1 Q2 बराबर थे तो Q² मान लिया, M1 M2 बराबर थे तो M² मान लिया। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। सो FE बाय FG क्या होगा, KQ² बाय R² इंटू ये ऊपर चला जाएगा R² बाय GM², R कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, दैट इज KQ² बाय GM²। अब K और Q का वैल्यू हमें पता है, Q और M का वैल्यू हमें, सॉरी K और G का वैल्यू हमें पता है और Q और M का वैल्यू गिवन है, बस पुट कर देना है और हमारे पास वो रेशियो आ जाएगा। तो पुट करते हैं। सो FE by FG is equal to KQ²। K कितना होता है, कितना होता है K, चलो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 K का इंटू Q का स्क्वायर, Q क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर बाय G क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G नहीं यार, चलो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है इंटू M 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 का स्क्वायर। क्लियर है, KQ² बाय GM²। क्लियर है यहाँ तक। F इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाला हमने, बाय F ग्रेविटेशनल किया, KQ² बाय GM² रिलेशन आया, K हमने पुट किया, Q हमें गिवन है उसका स्क्वायर, G पुट किया, M का स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और इसे सॉल्व करेंगे सो इट विल बी नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर 39। अब इस आंसर का भी एक सिग्निफिकेंस है, इस आंसर का भी एक सिग्निफिकेंस है, बात करते हैं। हमारे पास क्या आया, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज टू F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 39, इसी के आसपास आता है 10 टू द पावर 39। सो आप इसका मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये चीज क्लियर है? ये हम हमारे बुक्स में भी गिवन है, हमारे सिलेबस में भी है, रिलेशन बिटवीन कूलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो क्या हम कह सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो कूलम्बिक फोर्स होता है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द रीजन हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है और कूलम्बिक फोर्स हमें एक्सपीरियंस होता है। ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें कूलम्बिक फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे अगर ऊपर से हम बात करें तो कूलम्बिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अस बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्सपीरियंस। अगर दो बॉडीज हैं, हम हमारे बीच ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है बट हमें वो कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन, कितना छोटा है तो कूलम्बिक फोर्स से 10 टू द पावर 39 टाइम्स छोटा है और एक बहुत बड़ा वैल्यू है। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना बड़ा वैल्यू है ये। फाइन, सो यही था इसका सिग्निफिकेंस। सो आई होप ये भी क्लियर था। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। So this is our question. It says two identical conducting spheres charged
equally experience electrostatic force of F. If identical sphere C is brought in contact with A and then with B, that means the two identical spheres हैं that are named as A and B, and then with B, and finally removed away from the system. Calculate new electrical force between A and B. क्वेश्चन क्लियर है? इसे हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा गया सर क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया. सो टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B बना लेते हैं. A B दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कंडक्टिंग है. अगर एक भी नॉन कंडक्टिंग होता तो फिर एक गलत हो जाता, क्योंकि जब हम C को कांटेक्ट में लाते तो कुछ चेंज ही नहीं होता, बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग था. अभी फिलहाल के लिए कंडक्टिंग है, तो जब C कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के साथ कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा. और एक कॉन्सेप्ट इधर आप याद रखना, अगर कोई बॉडी, एक बॉडी है और अगर एक आइडेंटिकली चार्ज बॉडी कांटेक्ट में आता है, अगर ये एक स्फीयर है A और इस पे चार्ज अगर Q है, और एक अगर आइडेंटिकल लेट्स से X अनचार्ज बॉडी, इस पे चार्ज है 0, अगर एक आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में आता है, तो जो नया चार्ज आएगा दोनों पे Q/2, कैपिटल Q/2, और इस X पे भी कैपिटल Q/2. तो A के पास Q था, उसका Q हाफ हो गया. X के पास कुछ नहीं था, उसके पास Q/2 चार्ज आ गया. तो यही लॉजिक होता है आइडेंटिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा और बाकी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है. चलो A एंड B हमने बना लिया. एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ F, इसके बीच का हम डिस्टेंस भी बना लेते हैं R. सो हमें क्या निकालना है? F. तो देखो ये F है और जो नया इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा हम उसे F डैश मान लेंगे. F के Q1 की इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पे मान लेते हैं Q2, और फिर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q. हमने लेट किया क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स चार्ज इक्वली, तो Q1 Q2 दोनों बराबर है, तो हम मान सकते हैं कि दोनों पे Q चार्ज है. लेट कर दिया हमने. सो K Q1 Q2, सो Q² बाय R². ये आ गया हमारा F. अब यहां तक क्वेश्चन हमारा हो गया. इफ आइडेंटिकल स्फीयर C इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A, तो ये हमारा एक है आइडेंटिकल स्फीयर C. अब इधर एक बात गौर करना है, एक बात, C के पास कोई चार्ज नहीं है. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, होना चाहिए था, बट हमें ये एज्यूम करना है C के पास कोई चार्ज नहीं है. C 0 चार्ज लेके इसके पास आ रहा है. फाइन. चलो C इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A. C था, Q बराबर 0. अब ये A के कॉन्टैक्ट में आ गया, A के पास आया. A के पास क्या था चार्ज? Q था. सो फाइनली जब दोनों के बीच इंटरैक्शन होगा, सो क्या रिजल्ट आएगा? मैंने अभी आपको बताया था, C के पास भी Q/2 चार्ज आ जाएगा और A के पास भी Q/2 चार्ज आ जाएगा. इक्वल था, आइडेंटिकल था, एक के पास चार्ज था, एक अनचार्ज था, दोनों आया, चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. बस इतना सा कॉन्सेप्ट है. अब C A के कॉन्टैक्ट में आया, अब उसके बाद B के पास गया. अब यहाँ पे एक हिंट है, C अपना 0 चार्ज लेके B के पास नहीं गया, C अपना नया चार्ज लेकर B के पास गया. वो पहले A के पास आया, कुछ चार्ज A से ले लिया, अब वो B के पास गया. तो बनाते हैं C और B का. C था, Q/2 लेके रखा है, अब कॉन्टैक्ट में आया ये B के. अब B के पास क्या चार्ज है? Q चार्ज है. हमने A B दोनों को Q मान रखा है क्योंकि Q1 बराबर Q2 था. अब Q आया. अब दोनों आइडेंटिकल हैं बट एक अनचार्ज नहीं है, दोनों के पास चार्ज है और अलग अलग चार्ज है. तो इस केस में हम क्या करेंगे?
कुछ नहीं करेंगे, F1 प्लस F2/2 ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दोनों पे नेट आ जाएगा और दोनों पे सेम। देखो आइडेंटिकल है तो जो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल, आफ्टर कॉन्टैक्ट जो नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल बिकॉज आइडेंटिकल है। बट अभी फिलहाल में तो दोनों के पास सेम चार्ज नहीं है, तो हम Q/2 यूज नहीं कर सकते हैं। F1 प्लस F2/2 कर लेते हैं, सॉरी Q1 प्लस Q2/2, सॉरी बोल से इधर चार्ज है, सॉरी Q1 प्लस Q2/2, Q1 क्या है Q/2, Q2 क्या है Q/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट विल बी Q प्लस 2Q/2। सो ऑन सॉल्विंग दिस विल बी 3Q/4, ये 3Q ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा 3Q/4। सो आफ्टर इंटरैक्शन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन दोनों के पास जो नया चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी 3Q/4। और मैं बार बार कह रहा हूं आइडेंटिकल है तो दोनों के पास सेम ही चार्ज आएगा। तो नया बनाते हैं, इधर बनाते हैं, C हो गया और ये इधर हमारा B हो गया। अब दोनों के पास 3Q/4 का चार्ज आ गया, 3Q/4 का चार्ज आ गया। यहां तक हमारा सवाल बन गया। एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम द सिस्टम, C A के साथ आया फिर B के साथ आया, फाइनली रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। सो इसे हम हटा देते हैं। अब बच गया हमारे पास नया वाला A और नया वाला B। अब हमें क्या करना है, यहां तक बन गया, कैलकुलेट न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन A एंड B। चलो करते हैं। A क्या था हमारे पास Q/2 और B क्या है हमारे पास 3Q/4। F हमारे पास आ गया था, दैट वाज KQ²/R²। इसे साइड में रखते हैं। F' हमें निकालना है, न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। सो क्या होगा K Q1 इंटू Q2/R²। फाइन, Q1 इसे भी छोटा क्यों रखो, सेम थिंग, Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है, सब क्लियर है? चलो क्लियर है यहां तक। तो F' हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, K 3Q इंटू Q 3Q²/8 बाय R²। ये हमारा नया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन A एंड B आ गया। अब दोनों का रेशियो भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन वैसे यहां तक सॉल्व है बट रेशियो निकालने से क्वेश्चन और अच्छा लगेगा, निकाल लेते हैं। सो दैट विल बी F'/F। सो F' क्या आया 3Q²K/8 R², ये R² इधर ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय F, ऊपर जाके मल्टीप्लाई दैट इज R²/KQ²। ये हमारा F' था, दैट वाज न्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स K 3Q²/8 R²। और ये F जो हमने पहले निकाला दैट वाज KQ²/R²। So our final ratio will be F'/F, that is this. So R², Q². So finally 3/8. K will also cancel. So finally जो हमारा रेशियो है that is 3/8. So क्या हम इसे लिख सकते हैं, F' is equal to 3/8 F। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, F' that is the new electric force between A and B
is equal to 3/8 times the original force between A and B? Yes. So this is the correct answer. F dash is equal to 3/8 F. Let's take another question. So this is our next question. ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है जिससे दो बॉब हैंग कर रहे हैं, दोनों का चार्ज Q और मास M है, दैट मीन्स बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों स्ट्रिंग्स का लेंथ L है, दोनों का टेंशन T है। क्वेश्चन क्या है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट Q स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट L M एंड थीटा। सो देखने में सवाल थोड़ा डरावना है, बट ट्रस्ट मी इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है और बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइन। सो इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट Q स्क्वायर। सो पहले हम सारे फोर्सेस मार्क कर लेते हैं। Q को मैम सही। फाइन। सबसे पहले ये सेंटर। सो हमें ये लेंथ निकालने की जरूरत है। फाइन। इस बॉब से सेंटर की लेंथ और इस बॉब से सेंटर की। तो ये L है। इफ दिस इज थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो दैट मींस ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी L cos थीटा एंड ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी L sin थीटा। हम लिख लेते हैं L sin थीटा। इसे हटा दो, नीचे लिख देते हैं L sin थीटा। सिमिलरली इधर भी अगर ये थीटा है ये भी थीटा, so that means this component will be L cos theta and this will be L sin theta. So अगर हम टोटल रेडियस की बात करें that will be 2L sin theta. So R हमारा आ गया है 2L sin theta. R लिखे चाहे, हाँ चलो R लिखते हैं। फाइन। अब कुछ और फोर्सेस मार्क करते हैं। हम इस वाले बॉब को अलग से बना लेते हैं। फाइन। ये अटैच था, इस पे L था, इस पे T था। अब इस पे सारे फोर्सेस मार्क करते हैं। पहला फोर्स mg, ठीक है। दूसरा फोर्स T cos थीटा, ये T है, ये थीटा था, ये थीटा था, ये भी थीटा होगा, दैट मींस दिस विल बी T cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अब हम वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करते हैं। सो ये cos थीटा, सो दिस विल बी T sin थीटा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है? cos थीटा नीचे mg, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड। अब हॉरिजॉन्टल की बारी, तो ये T sin थीटा। अब देखो दोनों बॉक्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव क्यों हमें गिवन था। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा। सो ये 2 है, ये 1 है। So F electrostatic on 2 due to 1 will be in this direction. हम इस बॉक्स को कंसीडर कर रहे हैं तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा ड्यू टू 1। सो हम लिख लेते हैं F electrostatic due to 1। बस अब हमें दोनों को बैलेंस कर देना है एंड वी गेट द आंसर। सो हमारा जो पहला रिलेशन है दैट इज T cos थीटा इज इक्वल टू, चलो पहला साइन ले लेते हैं, T sin theta is equal to Fe and T cos theta is equal to mg। जो हमारा तीसरा इक्वेशन निकलेगा that will be dividing by 1 and 2। So third equation dividing 1 and 2। So finally we are left with tan theta
इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। अब एफ ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट विल बी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोनों बॉब्स आइडेंटिकल हैं, दोनों का चार्जेस क्यू है, सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग क्यू स्क्वायर। सो के क्यू स्क्वायर बाय एम जी आर स्क्वायर इज द वैल्यू फॉर tan थीटा। अब r की वैल्यू हमने यहां पे निकाली थी, दोनों का रिस्पेक्टिव लेंथ, दैट वाज l sin थीटा एंड l sin थीटा, सो r हमारा था 2l sin थीटा। सो लेट्स पुट k q स्क्वायर बाय mg 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट स्टेप हम k की वैल्यू भी पुट करते हैं, दैट वाज 1 by 4 pi epsilon naught, so 4 pi epsilon naught 4 l square sin square theta और इधर अपना mg। यहां तक क्लियर है? tan theta is equal to q square upon 4 pi epsilon naught 4 l square sin square theta mg। इसे हमने एक्सपैंड किया, 2 square 4 l square sin square theta mg अपने पास था, k की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught। क्लियर? चलो अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज tan theta is equal to q square by this 4 and this 4 16 pi epsilon naught l square sin square theta mg। अब ये q स्क्वायर हमारा न्यूमरेटर में है, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस tan थीटा विद दिस डिनोमिनेटर। सो फाइनली हमारा जो q स्क्वायर आएगा दैट विल बी 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड mg tan थीटा। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। कैलकुलेट q स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आ गया l m एंड थीटा, m भी आ गया, g भी आ गया, हम ऐड कर देते हैं, g भी आ गया थीटा। सो फाइनली q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, हमने tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, q स्क्वायर को LHS में लेके गए, सो mg tan थीटा। सो आई होप दिस इज क्लियर। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा आपके क्वेश्चन है, या हमारा एक सिंपल पेंडुलम है, एंड इफ द होल सिस्टम इज टेकन इन ग्रेविटी फ्री स्पेस कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग। ये अभी हमारा नॉर्मल एयर में है, दोनों स्ट्रिंग का टेंशन कुछ लेट्स से T होगा। अब होल सिस्टम इज टेकन इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। सो जब ये सिस्टम एक ग्रेविटी स्पेस में होगा, दैट इज व्हाई बॉब का डायरेक्शन ऐसे है, बिकॉज नीचे एक mg एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई बोथ द बॉब्स आर हेल्ड डाउनवर्ड्स। बट जैसे ही हम इसे ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेके जाएंगे, जो दोनों बॉब हैं दैट विल सेपरेट, दैट इज उनका एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, नीचे mg लगना बंद हो जाएगा, सो द बॉब्स विल एक्सपैंड। सो फाइनल हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, ये हमारा पहला बॉब, ये हमारा दूसरा बॉब, इसका भी चार्ज q मास m, इसका भी चार्ज q मास m, दैट मीन्स दोनों बॉब जो हमारे वो आइडेंटिकल हैं। फाइन। अब इन दोनों के बीच का एंगल दैट विल बी 180 डिग्री। देखो ग्रेविटी था तो ये ऐसे था, अब जैसे ही क्योंकि नीचे mg लग रहा था दैट इज व्हाई वो बॉब ऐसे थे। फाइन। अब जैसे ही ग्रेविटी एक्ट करना बंद किया, नीचे mg वाली फोर्स नहीं लगेगी, सो अल्टीमेटली जो दोनों बॉब्स हैं उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज कोई नीचे बैलेंसिंग फोर्स है ही नहीं, सो दैट इज व्हाई कुछ ऐसा हो जाएगा। फाइन। टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये डायरेक्शन, इसका टेंशन
ये डायरेक्शन। फाइन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम मार्क करते हैं, दोनों पॉजिटिव क्यू है, सो इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर, दैट मींस दिस डायरेक्शन में, एंड इसकी वजह से इधर आप देख सकते हैं दोनों चार्जेस पॉजिटिव क्यू है, सो पहले बॉब की वजह से दूसरे बॉब पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द लाइन, दैट विल रिपल्सिव इन नेचर। फाइन। सो इधर से एक रिलेशन हमारे पास आ रहा है, दैट इज T इज इक्वल टू एफ ई। टेंशन और एफ ई को हमने बैलेंस किया, दैट वर दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सो हमारा जो अल्टीमेटली टेंशन इन स्ट्रिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं K, Q Q सेम है, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और R हमें निकालना होगा। फाइन। चलो R निकालते हैं। ये स्ट्रिंग की लेंथ L, ये भी L थी, सो अगर इसे हम सेंटर माने, सो इस बॉब से इस सेंटर की डिस्टेंस L, और यहां से भी इस बॉब की डिस्टेंस L। अब यहीं पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने L का कंपोनेंट लिया था दैट वाज L sin थीटा, इस केस में हम वैसा नहीं करेंगे बिकॉज अब बॉब की ही पोजीशन चेंज हो गई है, सो कंपोनेंट हम नहीं ले सकते हैं। सो सिंपली ये हमारा पिवट था, इधर से स्ट्रिंग का डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L, सो R जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी 2L, एंड R का स्क्वायर, so we can write KQ square by 4L square, and this is equal to T. So I hope this is clear. और अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टार्ट करेंगे। So that's all for today. Hope you like the video. Thank you.